हेलो फ्रेंड्स, सूरज दिस साइड। जैसा कि आपको हम पिछला एक बार मैसेज में आपको बताए थे कि हम लोग एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है आंसर में। जैसे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, या तो इरेलीवेंट पॉइंट को कैसे रखना है, या तो हम सीधा बात कह ले तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्मार्टली एक उत्तर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। और ये हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता देंगे, इसका रेफरेंस लेकर हम बताएंगे। टॉपर्स की कॉपी का रेफरेंस लेंगे, और जो व्यक्ति अच्छा आंसर लिख रहे हैं या तो जो इस बार मेंस में बैठने जा रहे हैं उनका अच्छा रेफरेंस लेंगे, और उनके फीडबैक को भी नोट करेंगे कि आखिर उन्हें और कौन कौन सा फीडबैक दिया जा रहा है। आप लोग अभी तक आंसर जो लिख रहे थे उसमें आप लोग अभी तक बेसिक लेवल पर थे। पिछला बार जब हमको मैसेज किए थे तो वहाँ पर बताए थे कि आप लोग बेसिक लेवल को पार कर चुके हैं और लेवल 2 में आ चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग लेवल 2 में आ चुके हैं, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन डिज़ाइन करना आ गया है, इंट्रो लिखना आ गया है, बॉडी में कौन कौन सा पार्ट आना चाहिए वो लिखना आ गया है, और उसके अलावा आपको कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, कैसे उसको डिज़ाइन देना है वो भी आ गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको आ चुका है। अब चूंकि यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अब सही डायरेक्शन में यहाँ से बताया जाए कि यहाँ से टोटली आपको सही कैसे जाना है। तो चलिए, आपके मिस्टेक्स क्या हैं, आपके जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके, या तो जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनके यूट्यूब पर। अगर आप बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम जो कि रिटन है, जिसमें मेंस है, सिविल सर्विसेज का, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक चरण से गुजरना पड़ेगा जो है मेंस। और मेंस कैसा है? डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखने वाला है। तो उसमें आपको लिखना है आंसर। आंसर लिखने में सबसे पहले आपको दिक्कत आती है कि आंसर की शुरुआत कैसे करें, या तो कैसे कैसे दिक्कत है। इस वीडियो में सबसे पहले वही देखते हैं कि आपके मिस्टेक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आप देख देंगे डिफ़िकल्टीज़ इन इंट्रो। सबसे पहले आप इंट्रो ही डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं कि इंट्रो में क्या लिखना है। तो बेसिक लेवल पर इंट्रो में क्या लिखना है, आपको बहुत दिन से हम जब आंसर प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसमें सिखाते आए हैं कि या तो जो टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा उस टॉपिक को डिफाइन कर दीजिए, या तो किसी संस्था का अगर टॉपिक से लेकर, जैसे अगर बेरोजगारी, बाढ़ या ये सब पर आपसे प्रश्न पूछा है और आपको बेसिक इंट्रो लिखना है, तो आप बेरोजगारी, बाढ़ ये सब को डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि यूएन हो गया, या तो फिर इंडिया का ही क्लाइमेट का जो है वो हो गया आईएमडी, ये सब अपना अलग अलग एक परिभाषा देता है, उस परिभाषा को यूज करके बताए थे। उसके बाद उस इंट्रो को हम बोले थे कि उसको एडवांस कैसे करना है, तो उसमें आप कुछ डेटा दीजिए। उसके बाद अगर एक प्रश्न में दो तीन पार्ट हैं, यानी कि दो तीन चीज़ एक प्रश्न में ही आपसे पूछ रहा है, तो उस दो तीन चीज़ों को कम से कम उसके दो तीन पॉइंट को इंट्रो में इंक्लूड करने का कोशिश करिए। उसके बाद आपको बताए थे कि एक होता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एक है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एक है 38 मार्क्स का क्वेश्चन। ये तीन प्रकार का क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, और इसी तीन प्रकार का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा जाता है। यूपीएससी में 120 शब्दों में 150 शब्दों में लिखने का 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो बेसिकली सेम सेम जैसा पैटर्न है तीनों का, या तो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, या तो यूपीएससी हो। इस तीनों को प्रश्नों का उत्तर डिजाइन करना हम एक ही प्रकार से करेंगे, और सारा जो प्रश्न डिजाइन करने का तरीका होगा, उत्तर लिखने का, तीनों का सेम होगा। तो डिफ़िकल्टीज़ हम इन इंट्रो में हम आप लोग को इतना बहुत कुछ सिखा चुके हैं। अगर जो नए जुड़ेंगे वो अगर कुछ सीखना चाहे तो वो सीखेंगे। अब हमने ये लिख लिया, इंट्रो लिख लिया। इंट्रो के बाद है मेन बॉडी। इंट्रो के बाद है मेन बॉडी, और मेन बॉडी लिखने में भी उतना ही दिक्कत है कि आखिर आपसे प्रश्न पूछा क्या है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलत होता है। यहीं पर सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर आप खराब करते हो आंसर का। आप सीधा आपको जैसे मन करता है वैसे लिखते जा रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए तो आंसर का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसी जो मर्जी करे, जैसे मन करे वैसे आंसर को नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं 10th क्लास के जो कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आप साधारण उत्तर लिखेंगे और आपका काम हो गया। आप एक भविष्य के अधिकारी हैं और जिला या किसी प्रशासन को संभालने वाले हैं, और प्रशासनिक अधिकारी से ऐसे उम्मीद की जाती है उनसे जिस लेवल के उस लेवल का आंसर आपको लिखना है। तो आपको पुअर स्ट्रक्चरिंग जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, सबसे पहला गलती ये। उसके बाद बहुत सारे लोग फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है किसी फैक्ट के बारे में तो उसको मत लिखिए। अगर गलत लिखेंगे तो वो आपका निगेटिव इंप्रेशन है। तो सबसे पहले एक ये गलती है कि आप फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं। जैसे कि एक बार हम कॉपी जांच रहे थे, तो शायद ये
स्वदेशी आंदोलन का क्वेश्चन था, प्रश्न था, और स्वदेशी आंदोलन के प्रश्न में इसका शुरू होने का जो डेट था वो बहुत सारे लोग गलत लिखे थे। फैक्चुअली इनकरेक्ट होना एग्जामिनर के नज़र में आपको निगेटिव इम्प्रेशन पैदा करेगा उनके थी में, और वो आपको कम मार्क्स देंगे। और आपको दिखाते हैं, वैसे हमने देखा है, वैसे एग्जाम्पल इसलिए बोल रहे हैं। उसके बाद इरिलेवेंट पॉइंट, पूछा कुछ और है, आप आंसर में कुछ और बता रहे हैं। बेसिकली जो मेन बॉडी में ही आपको सारा उत्तर लिखना होता है, पूछता कुछ आपसे और है, आप बता कुछ और होते हैं, बता कुछ और देते हैं, इसी कारण से आपको बहुत सारा कम मार्क्स मिलता है। तो फिर डिल्यूजन में लोग रहते हैं कि हम लिखे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने अनुसार सबको अपना आंसर बेस्ट लगता है, लेकिन एग्जामिनर वो तो देखेगा ना कि प्रश्न का मांग क्या है, उसी अनुसार वो उत्तर को आपका तौलेगा, और उस उत्तर में तौलने में आपका उत्तर पुअर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिस कारण से आपको मार्क्स ठीक नहीं मिलेगा। उसके इसी में अगर इरिलेवेंट पॉइंट को ही देख लेते हैं तो इसके लिंक होता है कांट फुलफिल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग समझते नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हम उसको फुलफिल करने के बजाय क्वेश्चन जैसे पूछा कि स्वदेशी आंदोलन के कारणों को समझाए, ठीक है, या तो आपसे पूछ दिया कि स्वदेशी आंदोलन का भविष्य के आंदोलन पर या तो स्वतंत्रता संग्राम पर उसके प्रभाव को बताएं, और आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इसका कारण क्या है। आप पूरा स्वदेशी आंदोलन का कारण भी लिख दिए, आगे चलकर इसका प्रभाव भी लिख दिए, आगे चलकर इसका महत्व भी लिख दिए, ये सब कुछ आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। किसका किसका सामाजिक भागीदारी है, आप वो सब लिख रहे हैं, जबकि प्रश्न में वो नहीं पूछा है। प्रश्न में आपसे सिर्फ पूछा है कि आप महत्व बताइए इसका, और आपने कारण लिखा, इरिलेवेंट पॉइंट हो गया, और आप डिमांड, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर रहे। आपको लगेगा कि हम बहुत बढ़िया उत्तर लिखें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये दोनों लिंक होता है, तो इसे भी अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। आप इंट्रो तो लिखना सीख गए, आप थी डिमांड, क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है, उसको इरिलेवेंट पॉइंट से फुलफिल नहीं करना है। पॉइंट जो होना चाहिए प्रासंगिक होना चाहिए और प्रश्न के हित में होना चाहिए, जो प्रश्न पूछा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद ये अब क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको आप क्यों नहीं फुलफिल कर पाते, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो इसके लिए आपको आंसर बार बार लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और सबसे लास्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो इनइफेक्टिव कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही बातें हैं, जैसे कि आप किसी फिल्म में देखते हैं और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, अगर फिल्म से क्लाइमैक्स को हटा दिया जाए तो क्या फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे? या तो वो फिल्म कहलाएगी भी, या तो एंटरटेनमेंट का सोर्स कहलाएगी भी, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सारे जितना आपने शुरू से देखा है, शुरू से जो चलता आ रहा है, सारे चीज़ों को क्लाइमैक्स में ही वो ख़त्म किया है, क्लाइमैक्स में उसको बैंड अप किया है। आप अपने आंसर को बैंड अप करते हैं कंक्लूजन में, और वो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको क्लाइमैक्स बहुत पुअर हो और फिल्म आप कितना ही बढ़िया बना ली हो शुरू से लेकर के अंत तक, शुरुआत कितना ही बढ़िया हो, आप स्टोरी टेलिंग बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया चला रहे हैं, आप स्क्रीन प्ले बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आया आप वहाँ पर सब गुड़ गोबर कर दिए, आप क्या वहाँ पर सोच रहे हैं कि वो फिल्म चलेगी, लोगों को पसंद आएगी? नहीं। सेम चीज़ है, अगर कंक्लूजन आपका बहुत ख़राब लिखा गया तो बहुत ही आप गंदे स्थिति में चले जाएंगे। तो कंक्लूजन उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल जो है, कुछ कुछ व्यक्तियों के हमारे पास कॉपी है, उनको देख करके देखते हैं कि वो कैसे कैसे लिख रहे हैं और आपको क्या क्या सुधार करनी चाहिए। ये तो हमने बात कर लिया कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होता है एक गुड आंसर का। अगर हम एक गुड आंसर लिखना चाह रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने तो सबसे पहले बताया कि उसमें 3 चीज़ है, परिचय है, मुख्य भाग है और निष्कर्ष है। परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, मुख्य भाग यानी कि मुख्य बॉडी जो है, मेन बॉडी, और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। ये 3 पार्ट होता है उत्तर का। तो यहाँ पर एक कॉपी है, किस संस्था का कॉपी आपको दिखाएंगे आगे, वो देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है, क्या अभ्यर्थी जो उत्तर लिखा है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाया है क्वेश्चन के, मेन वो पार्ट है, यानी कि आपको प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट को समझना है। उसके बाद क्या वो अपने आंसर तार्किक संरचना एवं प्रस्तुतिकरण, मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग किया है, मतलब स्ट्रक्चर बढ़िया से बनाया, उसको प्रेजेंट बढ़िया से किया है कि नहीं, यही मेन है। आप खाना कितना भी बढ़िया स्वादिष्ट बना ले, उसको प्रेजेंट ही करना नहीं आया आपके पास, तो कोई भी देखकर उसको एवरेज ही बोलेगा ना। तो इसीलिए उसका जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका लॉजिकल होना चाहिए और प्रेजेंटेशन उसका बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका परिचय।
परिचय बढ़िया होना चाहिए। विषय की प्रासंगिकता और वैचारिक स्पष्टता, मतलब जो टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप उस टॉपिक को समझ पाए हैं, और क्या आपके जो कॉन्सेप्ट है आप जो लिखे हैं क्या उसमें स्पष्टता दिख रही है। जो क्वेश्चन पूछा है जिस विषय के बारे में, जिस चीज़ पर पूछा है, क्या उस चीज़ को लेकर के आपका जो व्यू है, मतलब आपका जो आंसर है उस चीज़ को स्पष्ट कर पा रहा है, क्लेरिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो मेन पार्ट है। उसके बाद जैसे कि कितना होता है कि अगर आप लिख रहे हो, मान लेते हैं कि वो क्या बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर का आप प्रश्न लिख रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई उत्तर लिख रहे हो, और उसमें आप केशवानंद भारती को ना जोड़ें, गोलकनाथ को ना जोड़ें, ठीक है, बोमई वाद वाला ना जोड़ें, अगर ये सब प्रति को नहीं जोड़ते हैं, वाद को नहीं जोड़ते हैं, तो मूल्य संवर्धन नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा आपके आंसर में, और वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो आपका आंसर इफेक्टिव और प्रभावी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा वो मूल्यवान नहीं होगा। तो यही भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि मूल्य संवर्धन का उदाहरण दिया है अति जो अति है एस्पिरेंट्स है, जैसे कि केस स्टडीज अगर कोई है या तो कोई फैक्ट है उसको बताया है कि नहीं बताया है। अगर आप कोई चीज़ को कोई चीज़ को लिख रहे हैं वो भी अपने मन से, तो उसको फैक्ट के थ्रू जस्टिफाई करना जरूरी है, और उसको हमेशा करिएगा, अपने मन से कुछ भी चिपकाना नहीं है। उसके बाद डायमेंशन को देखना है, आयाम को देखना है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। फिर निष्कर्ष, आप निष्कर्ष ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। फिर भाषा, लैंग्वेज, जो कि आपके आंसर का मेन पार्ट है, क्योंकि लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू आप और एग्जामिनर एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, और उस लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करना है वो डिपेंड करता है आपके हैंड राइटिंग यानी हस्तलेखन पर। तो ये सारी चीज़ें एक कंपोनेंट होना चाहिए आपके आंसर में। आप चाहे तो इसको पॉज करिए, पढ़िए, या तो कहीं पर लिखिए और उसको बार बार देखिए कि क्या क्या एक आंसर में होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देनी है। परिचय में हमें क्या क्या गलती नहीं करना है, परिचय में अंडरलाइनिंग नहीं करना है। हम परिचय कहीं पर लिखे, वहाँ पर कोई फैक्ट लिखे, उसको अंडरलाइन नहीं करना है। और परिचय को फैक्ट या डेटा या करंट अफेयर्स से कोई भी चीज़ हो उसको वहाँ से शुरू करिए, फैक्ट को, वही परिचय को। परिचय में कुछ लिख रहे हैं तो उसमें वहाँ पर डेटा उटा कुछ है उसको तो दे दीजिए। अब मैं अन्यतः मेन बॉडी में क्या करना है, पॉइंट्स जो है उसको सब हेडिंग फॉर्म में लिखें। आगे हम कॉपी में देखेंगे कि कैसे लिखना है। पॉइंट में नंबरिंग का प्रयोग करें, कहाँ करना है, कैसे करना है, दिखाएंगे अभी। फॉर्मूला, ग्राफ और डायग्राम इसका भी लाए हैं कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष को भविष्यवादी बनाए, मतलब उसमें वे फॉरवर्ड दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहीं पर दिख जाए कि आप बहुत निगेटिव आदमी हैं। आप ऐसा न कह दे कि इस पर अब कोई चीज़ संभव ही नहीं है, अब तो ये खराब हो गया, अब तो हो ही नहीं सकता, बहुत बुरा हाथी था, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हाथी पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एकदम आशावादी, भविष्यवादी, कि आप आगे हमेशा कहें कि आगे का इसका आगे प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ा, आगे इस पर बढ़िया से देखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे करके सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं अब तो ये खराब हो गया, अब तो गुड़गुड़ हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और निष्कर्ष में शैक्षणिक शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से आप इसी को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति लिखे हैं, यहाँ पर आप लोग भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लिखते जाते हैं। कोचिंग तरफ से इनको फीडबैक मिला है, आप कोई भी बड़े आंसर को देखिएगा वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता। आप ऐसे लिखेंगे तो 1 लिखिए, देके 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए। वही बोल रहा है कि पॉइंट्स को जो लिखना है वो सब हेडिंग फॉर्मेट में, सब हेडिंग मतलब मेन जो पॉइंट है उसको ऐसे करके हाईलाइट करना है नीचे, और उसके नीचे सारा कुछ लिखना है, और वहाँ पर नंबरिंग का प्रयोग करना है। सब हेडिंग मतलब हो गया, वो मेन हो गया ना। उसके बाद 1 करके और जो लिखना है वो लिख करके उसको अंडरलाइन कर दिए, 1 लिख दिए, और जो लिखना है हमें कि भारत में इसकी राह या तो उपयोगिता, भारत में इसकी उपयोगिता, और नीचे करके हेडिंग ऐसे करके दे दिए, वो सब हेडिंग हो गया। और हाँ, ये भी याद रखिए, मेन हेडिंग जो है वो ऐसे होना चाहिए पूरा। जो भी मेन हेडिंग लिख रहे हो, देखें आप पूरा आंसर को देखिए, शुरू से लेकर आ रहा लास्ट तक में, जहाँ जहाँ पर इन्होंने हेडिंग लिखा है देखिए तो पूरा घेरा हुआ है कि नहीं, पूरा घेरा हुआ होना चाहिए इसे। जहाँ पर भी हम हेडिंग का यूज करेंगे पूरा घेरा होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद उनके नीचे जो भी चीज़ लिखेंगे वहाँ पर नंबरिंग का प्रयोग करना है, समझ गए, यही सब हेडिंग। आइए और क्या देखते हैं आगे। देखिए, द IAS हब से एक व्यक्ति हैं, UPPCS जो पास कर चुके हैं, मतलब वो इंटरव्यू दे चुके हैं इस बार, और आशा है कि उनका हो जाए और हो जाएगा।
ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। उन्हीं का कॉपी को हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बढ़िया लिखे हुए हैं, इसलिए इनका कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये व्यक्ति क्या किए थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए थे परिचय में, और यहीं पर वहाँ बोला है परिचय पर, यहाँ पर बोला है कि परिचय को 3 लाइन में पूरा करिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 लाइन में। अगर छोटा आंसर हो, 8 मार्क्स का हो, तो बहुत बड़ा परिचय मत लिखिए, 2 से 3 लाइन में उसको ख़त्म करिए, ठीक है। और इसमें और क्या दिए, बार बार वही है कि पॉइंट्स को सब हेडिंग फॉर्म में लिखिए, ये वाला ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। ये देख रहे हैं, यहाँ लिख करके नीचे अति लिखे हुए हैं इसके बाद में, तो इसको सब हेडिंग फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आइए आगे, ये इस बार के हमारे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, उनकी कॉपी है ये, और वो इस बार 71st पीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं, उनका कॉपी है। वो बहुत ही कम समय में अपने मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं, तो इसलिए उनका दिखा रहे हैं कि देखिए आप कैसे कैसे वो लिख रहे हैं, और उनको भी यही करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर उनको भी करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप इनका डायग्राम देखिए और अपना डायग्राम जो बनाते हैं वो देखिए आप, इनका डायग्राम कितना नीट एंड क्लीन है। यही डायग्राम आपको बार बार बनाने बोलते हैं, और फीडबैक में हमेशा ये लिखा होता है कि डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाइए। नीट एंड क्लीन के मेरा मत कहने का मतलब यही होता है कि जो आराम से देखने में साफ सुथरा लगे, ऐसा नहीं कि वो घंज पिंजा कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक आपको इसलिए ही वाला लाए थे कि डायग्राम को अति रखना चाहिए। कॉपी जो खाली रह जाए, यानी जो पेज खाली कहीं पर रख जाए, होता है ना कि बड़ा कॉपी है पूरा और यहाँ तक लिखाया और लास्ट में पेज खाली रह गया है, तो ये 6 पेज वहाँ पर देता है ना, 6 से 7 पेज, अगर आपका 5 पेज में ही उत्तर हो गया तो 6 और 7 पूरा नहीं भरना है भाई। मिनिमम शब्द में आप जितना इफेक्टिव हो सके वहाँ पर आंसर लिख दीजिए। तो 5 पेज में भर गया, तो बाकी जो 2 है उसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से पेज के लास्ट में अगर ये मानिए पूरा खाली रह गया तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये काटना नहीं है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपर का क्वेश्चन है, ये भी एक टॉपर का ही है उत्तर, बीपीएससी का ही टॉपर है, उनका है, और ये भी उन्हीं का है। देखिए ये प्रश्न में पूछा गया था इनसे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंताएं हैं और उनका जो गाइडलाइंस है उन पर प्रति उत्तर लिखना था इनको एक चीज़ के बारे में, और ये यही बात नहीं लिख पाए थे। तो देखिए इनको 8 में से 2 नंबर दिया है, 8 में से 2 दिया है। वहाँ पर नीचे रिमार्क दे दिया है कि SPSC's एक्सपेक्टेशन कंसर्न एंड गाइडलाइन मिसिंग है। ये रियल बीपीएससी का कॉपी है जो जचा कर आया है, उसका बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ को दिखाना है 2 भाग में तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं, मेन गति करके। ये क्या हो गया, डायग्राम का यूज कर दिया आप, इसी डायग्राम की बात कर रहे थे, डायग्राम का यूज कर दिए। डायग्राम का यूज करने से क्या हो गया, आपके पास एक छोटा सा उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गया, या तो उसको एक क्लियर हो गया कि आंसर को 2 भाग में आगे प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। एक बताएगा बिफोर 1857, एक बताएगा आफ्टर 1857। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे अगर आप बताने वाले हैं आंसर को स्ट्रक्चर दे करके कि हम ऐसे ऐसे आंसर को प्रस्तुत करेंगे, तो उसको इस तरह से एक डायग्राम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो डायग्राम बनाए हैं ये कितना इनका नीट एंड क्लीन है। यही बात हम बार बार करें, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इनका भी देखिए सब हेडिंग में इस तरह का सब हेडिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। और हमेशा आप लोग अगर डायग्राम बनाते हैं ना तो बीच में डायग्राम में सब कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये लिखे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, और आप लोग बीच में लिखते हैं पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। ऐसा नहीं होता, डायग्राम बनाने से पहले उसका हेडिंग पड़ता है डायग्राम का कि आप डायग्राम में क्या पेश करेंगे, और वहीं पर लिखना होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, और नीचे आप डायग्राम में बीच में सिग्निफिकेंस लिख के और बाकी उसका सिग्निफिकेंस चारों तरफ दिखा दीजिए। और ये भी नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और देखिए यही डायग्राम का यूज किए हैं 2 भाग में बांटने के लिए। मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 2 तरीके से आर्ट डेवलप हुआ था वहाँ पर, एक पॉपुलर आर्ट जिसको लोक कला कहते हैं, और एक रॉयल आर्किटेक्चर जिसको राजकीय कला कहते हैं। राजकीय कला में आप देखते हैं कि पिलर्स आता है, प्रति आता है, स्तूपाज आता है, और यहाँ पर देखते हैं कि इधर स्कल्पचर्स है, पॉटरी है, रॉक एंड क्लिफ अर्टिकल्चर है, तो ये सब इधर आ जाता है पॉपुलर आर्ट में। ये इन चीज़ों को डिपेंड करके अगर इनको लिखने जाते तो इनको बहुत समय लगता। ये स्ट्रक्चर से कितना बढ़िया से जल्दी से बता दिया स्ट्रक्चर दे करके कि क्या क्या है, और इतना नीट एंड क्लीन करने से एग्जामिनर को भी बढ़िया समझ में आया होगा। खैर ये कहीं ना कहीं गलती किए हैं जिस कारण इनको इस अति में मार्क्स कम मिला था इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये बढ़िया लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो उसको देखिए इस तरीके से बता रहे हैं
कि नेचर ऑफ रिवोल्ट में बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ। तो पहले बोले कि यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद इसमें ये हुआ, उसके बाद इसमें ये हुआ, उसके बाद इसमें ये हुआ। आप इस तरीके से बता सकते हैं, देख लीजिए कुछ कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए, ताकि वहाँ पर बनाने में, आंसर लिखने में आसानी हो थोड़ा सा। और ये देखिए कितना, आप चाहें तो यहाँ पर भी लाइन पार सकते हैं, लेकिन ये समय को बढ़िया सदुपयोग करते हुए ये इसी का जो हेडिंग है उसका प्रयोग किए कितना बढ़िया से। तो ये सब टॉपर से सीखिए। अब ग्राफ का यूज हम कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे कि कल का ये न्यूज़ है, कल या परसों का न्यूज़ है, द हिंदू का न्यूज़ है ये। द हिंदू में छपा था जो एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, अभी भी दो आया है, जैसे कि आप जानते हैं शिवालिक और नंदा देवी, ये दो कैरियर है जो कि भारत में आया है, जो कि मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट पर खाली हो रहा है। उसके अलावा भी एक और उधर से आ रही है कैरियर, और इतने सारे शिप। तो उसमें एलएनजी और अथी को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम को इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आपको उसी का एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि अगर एनर्जी क्राइसिस के बारे में अगर प्रश्न पूछा, यानी ऊर्जा संकट के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा, जो कि प्रबल चांस बनता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्यों नहीं पूछ सकता ऊर्जा? अगर इस बार नहीं पूछेगा तो अगला बार पूछेगा। खाड़ी देशों में युद्ध हुआ है, गल्फ कंट्री में, जहाँ पर ये जो कंट्री रीजन में युद्ध हो रहा है वो पूरे विश्व का लगभग 35 से 40% एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, ठीक है। और चूंकि अभी पूरा विश्व रिन्यूएबल एनर्जी की ओर नहीं बढ़ा है, इसलिए सबसे बड़ी मेन यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है, क्योंकि अभी तक लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं बढ़ा है, ठीक है। और ये अभी तक फ्यूल वगैरह, फॉसिल फ्यूल, ये सब पर अभी तक डिपेंडेंट है। और ऐसे में अगर वो देश में युद्ध हो रहा है, कतर क्या किया है, कतर अपना पूरा जो प्रोडक्शन था वो रोक दिया है, प्रोडक्शन के साथ साथ तो एक्सपोर्ट भी रोक दिया है, ठीक है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके बैठा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण जितना वहाँ से शिप निकलता, जो एनर्जी को कैरी करता था, वहीं तो शिप वहीं से निकलेगा ना, जितना एनर्जी से रिलेटेड शिप है एनर्जी सेक्टर से, और वो सारे शिप को वहाँ पर ब्लॉक किए हुए हैं। जब वो पहुँचेगा नहीं तो एनर्जी क्राइसिस तो आना स्वाभाविक बात है। और यहीं पर यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भारत पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने देखा कि भारत कम से कम 50% इम्पोर्ट करता है एलएनजी को, और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब हमारे यहाँ अपना प्रोडक्शन होता है फिर सिर्फ 49.8%, और 50.5% जो अगर हम देखें 50.2%, तो वो इम्पोर्ट कर रहा है। अब इतना ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तब ऑब्वियसली अति तो होगा, दिक्कत तो होगी अगर इस सेक्टर में कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो। और यहाँ पर आपको डेटा भी लिखा गया है, तो आप ये सब डेटा भी कोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलएनजी यूजिंग इन इंडिया 2025-26, कंट्री वाइज शेयर इंडिया। ये भी देख सकते हैं, अगर पूछ दिया कि कहाँ किस देश से क्या क्या हो रहा है, अगर दो देशों के बीच में रिलेशन से पूछा तो हम बता सकते हैं ना कि किस कंट्री से हम लोग कितना कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सब दिखाने का, ये सब डाटा दिखाने का सबसे बढ़िया पॉइंट है चार्ट वगैरह। सबसे बढ़िया चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब सबसे बढ़िया पार्ट है जिससे आप दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको हम इधर दिखाए हैं, और इधर देखिए। हाँ, अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, फर्टिलाइजर पर भी इसका उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एलएनजी से ही फर्टिलाइजर बनता है, ये भी जानिए। और इंडिया बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करता है, अपने यहाँ उतना ज़्यादा इंडिया के पास नहीं बनता है। कल द हिंदू में ओपिनियन करके एक बती आया था, उस ओपिनियन में ये सारी बातें बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब चार्ट बना के दर्शाया है। अब इसी को हम बना करके यहाँ पर आपको दर्शाने की कोशिश की है कि कॉपी के एक कोने में हम उसको जो लिखना है लिख रहे हैं, और मेन डाटा को ना देते हुए वहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्राफ के आंकड़े से स्पष्ट है कि हम अपने यहाँ से इतना मंगाते हैं, उसके यहाँ से इतना मंगाते हैं। उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में सीधा वो देखेगा कि आयातित एलएनजी कितना है 50.2, और शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है 49.8, ठीक है। और नीचे पर लिख दिए हैं, ग्राफ लेकर लिख दिए हैं, भारत का एलएनजी आपूर्ति का संगठक, मतलब कहाँ कहाँ से कितना कंपोजिशन आ रहा है। तो इस तरीके से बार का प्रयोग, बार और पाई चार्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को कंपेयर करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप अगर बार चार्ट, पाई चार्ट को पढ़िएगा तो वहाँ पर कंपेरिजन नहीं होता है कि 2026 में इतना उत्पादन हुआ, 2031 में इतना उत्पादन हुआ, कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो अगर ऐसा कुछ कंपेयर करने का रहा तब वहाँ भी इसका यूज करिए। तो
आज के सेशन में इतना ही था। आशा करते हैं आपका सेशन समझ में आएगा होगा और कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन किया होगा। अगर किया है तो फिर जो जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और बाकी अपना आंसर राइटिंग हमेशा करते रहिए। आंसर आप एक दिन में परफेक्ट आंसर नहीं लिख देंगे। अब परफेक्ट आंसर होता ही नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। आप एक दिन में परफेक्ट आंसर नहीं लिखे, डेली आंसर लिखते जाइएगा, तब आपके आंसर में परफेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, आगे एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।